Hello students, Osama sir is here back with the another important lecture. The name of that chapter is current electricity. करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 5 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का। कितने मार्क्स का वेटेज है? 5 मार्क्स का, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, जैसे किरचॉफ्स लॉ बार बार रिपीट हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लर्न करने का मौका मिले तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहें। सबसे फर्स्ट टॉपिक जो किरचॉफ्स लॉ के अंदर आता है, सबसे फर्स्ट टॉपिक अगर हम लोग बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में तो किरचॉफ्स लॉ का हुआ करता है। टू अंडरस्टैंड द किरचॉफ्स लॉ इट इज नेसेसरी दैट वी शुड लर्न अबाउट द सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर नथिंग बट द फर्स्ट वन इज द जंक्शन, सेकंड वन इज द लूप एंड थर्ड वन इज द ब्रांच। क्लियर है? तो अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर सबसे फर्स्ट टर्म जो होती है वो क्या होता है? जंक्शन होता है। क्लियर है? सबसे फर्स्ट टर्म जंक्शन हो गई। सेकंड टर्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो आता है लूप। क्लियर? और थर्ड टर्म अगर हम लोग देखते हैं तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? आपका ब्रांच हो जाएगा। क्लियर है? तो फर्स्ट हो गया आपका जंक्शन, सेकंड हो गया लूप और थर्ड हो गया ब्रांच। अब हम लोग जंक्शन को, लूप को और ब्रांच को एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे, जो मैं यहां पे डायग्राम ड्रॉ करूंगा। सबसे फर्स्ट थिंग, जंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? तो एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क वेयर द करंट इज डिवाइडेड इनटू द टू और मोर देन टू पार्ट्स इज नोन एज द जंक्शन। ऐसा रीजन जहां से करंट दो या दो से ज्यादा पार्ट्स के अंदर क्या हो, डिवाइड हो, तो ऐसे पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बोलेंगे। सेकंड क्या हो गया? आपका लूप हो गया। लूप क्या होता है? जो भी क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता है उस क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को क्या बोला जाता है? लूप बोला जाता है। फिर ब्रांच की बात करते हैं। द पॉइंट्स विच आर प्रेजेंट या द सेगमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क विच आर प्रेजेंट बिटवीन द जंक्शन इज नोन एज दी ब्रांच। समझ में आया? जंक्शन के बीच में जो भी सेगमेंट प्रेजेंट होगा उस सेगमेंट को क्या बोला जाएगा? ब्रांच बोला जाएगा। जैसे आप कंसीडर कीजिए कि मैंने क्या किया, यहां पे एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क ड्रॉ किया। क्लियर है? ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पर मैंने इस सेगमेंट के अंदर ये रेजिस्टेंस लगाया और यहां पर एक सेगमेंट लिया जिसमें रेजिस्टेंस मौजूद था। क्लियर है? और यहां पर मैंने सेल को कनेक्ट कर दिया और यहां पर कनेक्ट किया मैंने। यहां पर आपका दूसरा रेजिस्टेंस मौजूद है, आप इस तरह से बोल सकते हैं। और यहां पर क्या हो जाएगा? ये निगेटिव टर्मिनल हुआ तो यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी हो जाएगी। क्लियर है? और यहां पर अगर हम देखते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये आपका निगेटिव टर्मिनल हो जाएगा और ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी हो जाएगी। क्लियर है? तो अगर हम लोग बैटरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। ई मीन्स व्हाट्स? ईएमएफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईएमएफ? ईएमएफ इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहां पर जो रेजिस्टेंस ज्वाइन हुआ इसका नाम रखा मैंने R1, इसका नाम रखा मैंने R2, इसका नाम रखा मैंने R3। अब अगर मैं कुछ नंबरिंग करता हूं, मैं कुछ नंबर्स बताता हूं, कुछ नंबर्स ड्रॉ करता हूं यहां पे, तो यहां पर अगर मैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, यहां से करंट का फ्लो स्टार्ट होगा। किसका फ्लो स्टार्ट होगा? करंट का फ्लो स्टार्ट होगा। तो यहां से करंट जो फ्लो कर रहा है, कौन सा करंट फ्लो कर रहा है? आई। ये आई करंट जब इस पॉइंट पर पहुंचेगा, जिस पॉइंट को मैं क्या बोल रहा हूं? बी पॉइंट बोल रहा हूं, इस बी पॉइंट पर जब पहुंचेगा तो द करंट एट द पॉइंट बी विल गेट्स डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द I1, इस करंट को क्या बोलेंगे हम लोग? I1। और सेकंड जो करंट हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे? I2। तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चों? ऐसा पॉइंट जहां पर करंट दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो या दो से ज्यादा पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो, ऐसे रीजन को क्या बोला जाएगा? जंक्शन बोला जाएगा। क्लियर है? तो ये जंक्शन हो गया। बी पॉइंट को हमने क्या बोल दिया? जंक्शन बोल दिया। अब वो करंट फ्लो करते हुए पहुंचा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, वहां से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और वहां से करंट फिर से निकलेगा। क्लियर है? और यहां से फिर से करंट क्या होगा? मूव करना शुरू करेगा। यहां से हम लोग देखते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, इस सेगमेंट के अंदर कौन सा करंट आएगा? बोलो I2 करंट ही फ्लो करते हुए आएगा। ये I2 करंट फ्लो करते हुए आ गया, यहां से I2 करंट फ्लो करते हुए आ गया। तो ये जंक्शन हुआ। इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया? मान लीजिए E बोल दिया मैंने। तो यहाँ पे करंट I2 और यहां से आने वाला करंट I1, ये I1 I2 दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे टोटल करंट कितना आ जाएगा? I आ जाएगा। अरे क्लियर है क्या? तो ऐसा रीजन जहां पे करंट क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिवाइड होता है, ऐसे रीजन को हम लोग क्या बोला करते हैं? जंक्शन बोला करते हैं। तो पॉइंट बी एंड सी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बोलो जंक्शन को, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के अंदर।
और इस पूरी सर्किट की नेमिंग अगर मैं करता हूं तो इसका नाम हो गया ए बी सी डी ई एंड एफ हो गया। इज दैट क्लियर? नाउ द अनदर पॉइंट इज द लूप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लूप? तो किसी भी क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को हम लोग क्या बोला करते हैं? लूप बोला करते हैं। तो अगर मैं यहां पर देखता हूं तो ये क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हो गया। तो फर्स्ट यहां पर देखता हूं ए बी सी डी ई एफ ए। मैं कहां पर आ रहा हूं? ए से मैंने शुरू किया और फिर कहां पर पहुंच रहा हूं? मैं ए पर ही दोबारा पहुंच जा रहा हूं। तो ऐसे नेटवर्क को क्या बोला जाएगा? बोलो लूप बोला जाएगा। तो ए बी सी डी ई एफ ए को क्या बोला गया? लूप बोला गया। तो सबसे मेजर लूप हुआ, बड़ा वाला लूप हुआ। सेकेंड लूप की अगर मैं बात करता हूं तो सेकेंड लूप क्या हो जाएगा? तो सेकेंड लूप की अगर मैं बात करता हूं तो ए बी ई एफ ए बी ई एफ ए। क्लियर है? यानी इस सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूं। तो ये क्या हो गया? क्लोज्ड नेटवर्क हो गया ए बी ई एफ ए। और थर्ड अगर मैं देखता हूं तो थर्ड क्या हो जाता है आपका? यहां से हम लोग देखेंगे बी सी डी ई बी। तो बी सी डी ई बी को क्या बोल दिया जाएगा? बोलिए लूप बोल दिया जाएगा। तो अगर मैं पूछता हूं कि इस क्लोज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के अंदर कितने नंबर ऑफ लूप्स प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द लूप्स आर प्रेजेंट इन मेजर लूप। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मेजर लूप को इंक्लूड करके टोटल 3 लूप्स मौजूद हैं। अब आती है बात ब्रांच की। तो मैंने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रिकल जंक्शन होता है, जंक्शन के बीच के पार्ट को हम लोग क्या बोला करते हैं? बोलिए, जंक्शन के बीच के पार्ट को हम लोग क्या बोला करते हैं? ब्रांच बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं? ब्रांच। अब ये पॉइंट बी और पॉइंट ई ये क्या हो गए? जंक्शन हो गए। तो अगर हम लोग देखते हैं बी और ई के बीच में एक सेगमेंट ये लाई कर रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया? फर्स्ट ब्रांच हो गया, ये नंबर 1 ब्रांच हुआ। क्लियर है? बी और ई के बीच में ये सेगमेंट भी मौजूद है, तो इसलिए सेकंड ब्रांच हुआ। और फिर बी और ई के बीच में अगर हम लोग देखते हैं तो बी सी डी ई ये पार्ट मौजूद है, तो ये कौन सी ब्रांच होगी? टोटल थर्ड ब्रांच हो गई। अरे क्लियर कि क्लियर है? तो इस पार्ट को हमने कौन सी ब्रांच बोला? फर्स्ट ब्रांच बोला। ये कौन सी ब्रांच होगी आपकी? ये लेंथ वाइज कौन सी ब्रांच होगी? सेकंड ब्रांच हो गई। और ये पूरे लूप की अगर मैं बात करता हूं तो ये कौन सी ब्रांच होगी आपकी? थर्ड ब्रांच हो गई। तो 1 2 एंड 3 नंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडिकेशन ऑफ द ब्रांच इन अ क्लोज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। गॉट इट? तो किरचॉफ लॉ को समझने के लिए ये जरूरी है कि आपको इन पॉइंट्स के बारे में क्या होना चाहिए? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो फिर से मैं एक बार रिकॉल करता हूं, जंक्शन क्या हो गया? ऐसा पॉइंट जहां से करंट डिवाइड होना शुरू होगा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के अंदर, उसको जंक्शन बोलते हैं। लूप क्या हो गया? तो क्लोज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को ही क्या बोला जाता है? लूप बोला जाता है। ब्रांच की अगर बात करते हैं तो ऐसा सेगमेंट जो किसके बीच में लाई करता है? दो जंक्शंस के बीच में लाई करता है। ऐसे पार्ट को, ऐसे सेक्शन को हम लोग क्या बोला करते हैं? ब्रांच बोला करते हैं। गॉट इट? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ सेकेंड टॉपिक। तो ये सेकेंड टॉपिक बोलना सही होगा या फिर फर्स्ट टॉपिक बोलना सही होगा? ये तो अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा है। अब इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, और इस साल बहुत ज्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन के एग्जाम में पूछे जाने के इंशाल्लाह, क्योंकि इस चैप्टर से लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया था कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड द वोल्ट मीटर। जबकि आप अपनी टेक्स्ट बुक देखेंगे तो उसके अंदर जो डिफरेंस दिया गया है वो वोल्ट मीटर और एमीटर के बीच का दिया गया है, लेकिन एग्जाम में क्या पूछा था? राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियोमीटर एंड द वोल्ट मीटर। क्लियर है? तो हो सकता है इस साल जो डिफरेंस पूछे वो वोल्ट मीटर और एमीटर के बीच का पूछे। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग। और किरचॉफ लॉ तो कई मरतबा रिपीट हुआ एग्जाम के अंदर, इसलिए इस साल भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है इंशाल्लाह। क्लियर है? तो हम लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे, उसको लर्न करेंगे कि किरचॉफ लॉ क्या होता है। बहुत इजी है, इजीएस्ट है। आगे देखते हैं हम लोग। तो टॉपिक आता है हमारा, फर्स्ट टॉपिक आता है किरचॉफ लॉ। फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा किसके बारे में आता है? किरचॉफ लॉ के बारे में आता है। किरचॉफ लॉ। अब किरचॉफ लॉ की अगर हम बात करते हैं तो किरचॉफ लॉ दो हैं, एक हो गया किरचॉफ फर्स्ट लॉ और एक हो गया किरचॉफ सेकंड लॉ। क्लियर है? तो किरचॉफ लॉज की अगर बात करते हैं तो दे आर द 2 किरचॉफ लॉज इन विच फर्स्ट वन इज द किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकंड वन इज द किरचॉफ सेकंड लॉ। अब ये तो सबको मालूम है भाई कि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ होता है, बट व्हाट आर द अनदर नेम्स ऑफ द फर्स्ट लॉ एंड द सेकंड लॉ ऑफ द किरचॉफ? तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ को हम लोग और क्या बोला करेंगे? इसको हम लोग और क्या बोलेंगे? किरचॉफ जंक्शन लॉ बोलेंगे। अरे क्लियर कि नहीं क्लियर है? KJL बोलेंगे। अरे क्लियर कि नहीं क्लियर है? किरचॉफ जंक्शन लॉ। तो KJL बोला जाएगा, काजल नहीं बोला जाएगा, KJL बोला जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर है? किरचॉफ जंक्शन लॉ। और दूसरा जो आता है उसको बोला जाएगा KVL बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? KVL मतलब क्या हो गया? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और किरचॉफ वोल्टेज लॉ को और क्या बोला जाता है? तो इट इज ऑल्सो नोन एज द लूप लॉ।
क्या बोला जाता है बोलो, लूप लॉ बोला जाएगा, LL बोला जाएगा, यानी लूप लॉ हो गया। क्लियर है? तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ देखना है और किरचॉफ सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ में जंक्शन की बात की गई है और सेकंड लॉ में लूप की बात की गई है। लूप क्या होता है? क्लोज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को हम लोग क्या बोला करते हैं? लूप बोला करते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ अब हम लोग प्रोसीड करेंगे किसके ऊपर? किरचॉफ फर्स्ट लॉ के ऊपर प्रोसीड करेंगे। क्लियर है? तो अगर मैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ की बात करता हूं तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ में आपको क्या लर्न करने के लिए मिलेगा? तो यहां पर देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, और क्या बोला जाता है इसको? एक तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोला गया, सेकंड क्या बोला जाएगा इसको? तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ का सेकंड नेम अगर हम देखते हैं तो वो क्या हो जाता है? किरचॉफ जंक्शन लॉ। तो और सेकंड नेम हो गया इसका जंक्शन लॉ, यानी यहां पर जंक्शन की स्टडी की जाती है जिसको KJL बोला गया, जंक्शन लॉ। तो अब मैं आपको यहां पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और MCQ में भी पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है, 1 मार्क्स में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। बोलेगा कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज मीन फॉर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर हम लोग किरचॉफ फर्स्ट लॉ की बात करते हैं तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज मीन फॉर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अरे क्लियर है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में जाना जाता है। तो पूछा जाएगा किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज मीन फॉर, किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस लिए जाना जाता है? तो आपको याद रखना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में जाना जाता है। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो हो गया वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैं इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं बच्चों। आप बताइए कि किसी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर C पहले आता है या E पहले आता है? क्लियर? क्या आता है? C पहले आता है या E पहले आता है? C आता है और E क्या आता है? बाद में आता है। अगर नंबर्स में हम लोग बात करते हैं तो नंबर्स में 1 पहले आता है, 2 पहले आता है? 1 पहले आता है। क्लियर है? तो अगर किरचॉफ फर्स्ट लॉ की बात किया तो वो C से स्टार्ट होगा। C मींस व्हाट? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। इज दैट क्लियर? और अगर किरचॉफ सेकंड लॉ की बात किया तो किससे स्टार्ट होगा बोलो? E से स्टार्ट होगा। E फॉर क्या हो गया? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया। क्लियर? समस्या का समाधान हो गया, कोई मुश्किल नहीं है। तो आपको याद रखना हमेशा कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज मीन फॉर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आगे देखते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या बोलता है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ की पहले स्टेटमेंट को हम लोग समझते हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि टोटल करंट, द सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन and moving away from the junction is equal to 0। क्लियर है? किरचॉफ फर्स्ट लॉ ने क्या बोला कि किसी भी जंक्शन के तरफ मूव करने वाला करंट वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा? किस बोलो? करंट मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। इसका मतलब क्या हो गया कि जंक्शन पर जितना करंट आया उतना करंट आगे मूव कर गया, यानी ना ही तो किसी भी तरह का लॉस ऑफ चार्ज हुआ और ना ही तो किसी भी तरह का गेन ऑफ चार्ज हुआ, ना ही तो लॉस ऑफ चार्ज हुआ ना ही तो गेन ऑफ चार्ज हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हुआ, जितना चार्ज आया उतना ट्रांसफर हो गया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ लुक हियर, अगर हम लोग देखते हैं तो क्या बोला, अगर कंसीडर कीजिए कि यहां पर एक पॉइंट में ड्रॉ करता हूं, ये पॉइंट क्या हो गया? पॉइंट P हो गया। इस पॉइंट को मैं पॉइंट P बोलता हूं, ये पॉइंट P को मैं जंक्शन कंसीडर करता हूं। क्या कंसीडर करता हूं? जंक्शन। तो मैं ये देखता हूं कि भाई देयर आर द सम करंट्स व्हिच आर मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन। कुछ करंट ऐसा है जो जंक्शन की तरफ आ रहा है। तो जैसे अगर आप देखते हैं यहां पर, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया। ये लाइंस क्या बता रही है आपको? ये क्या हो गया आपका I1 हो गया, ये क्या हो गया आपका I2 हो गया, ये क्या हो गया आपका I3 हो गया। ये वो करंट्स है जो जंक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं और मैं कुछ करंट्स आगे ड्रॉ करने जा रहा हूं जो अवे फ्रॉम द जंक्शन मूव करते हैं। तो देयर आर द सम करंट्स व्हिच आर मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। क्लियर है? कुछ करंट्स ऐसे जो अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रहे हैं। इसको मैं I4 बोल दूंगा, इसको मैं I5 बोल दूंगा, इसको मैं I6 बोल दूंगा। क्लियर है? तो लॉ क्या बोलता है कि ऐसा करंट जो जंक्शन की तरफ जाता है उसका साइन कन्वेंशन क्या लेना? पॉजिटिव। तो टुवर्ड्स द जंक्शन अगर लिया, कैसा लिया बोलो? टुवर्ड्स द जंक्शन, द करंट विच इज मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन। ऐसा करंट जो जंक्शन की तरफ जा रहा है, वी शुड टेक इट पॉजिटिव साइन कन्वेंशन। उसके लिए जो साइन कन्वेंशन यूज की जाएगी वो पॉजिटिव यूज की जाएगी। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं द करंट विच इज मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, ऐसा करंट जो कहां तक जाएगा बोलो? अवे फ्रॉम द जंक्शन, जंक्शन से दूर जाएगा। तो ऐसे करंट को क्या लिया जाएगा? तो द करंट विच इज मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन विल बी टेकन एज द नेगेटिव। ऐसा करंट जो अवे फ्रॉम द जंक्शन लिया जाएगा उसको क्या लिया जाएगा बोलो? नेगेटिव। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए क्या बोला कि द टोटल करंट मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन एंड अवे फ्रॉम द जंक्शन इज इक्वल टू द 0। तो अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे इस लॉ के अंदर, इस लॉ के हिसाब से देखते हैं कि भाई द करंट विच आर मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन, उनको क्या लेना? पॉजिटिव लेना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? प्लस I1 प्लस I2, यानी कुछ अगर साइन नहीं लगा इसका मतलब प्लस में, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया।
क्लियर है? while the currents which are moving away from the junction will be taken as the negative, that's why the minus I4 minus I5 minus I6 is equal to 0. that's the law. law क्या बोल रहा है? the total current which are moving away from the junction एंड टुवर्ड्स द जंक्शन, चाहे अवे फ्रॉम द जंक्शन हो चाहे टुवर्ड्स द जंक्शन हो, तमाम करंट्स का अलजेब्रिक सम किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा. जीरो के इक्वल हो गया. अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? I1 प्लस I2 प्लस I3, ये इक्वल हो गया किसके? I4 प्लस I5 प्लस I6. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यानी क्या हो गया? द करंट्स व्हिच आर मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन, वो करंट जो जंक्शन की तरफ जा रहा था वो इक्वल हो गया किसके? वो करंट जो अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रहा था. इसका मतलब क्या हुआ कि जंक्शन पर ना ही तो किसी भी तरह का चार्ज का लॉस हुआ, ना तो किसी भी तरह के चार्ज का गेन हुआ. दैट्स व्हाई द फर्स्ट लॉ ऑफ द किरचॉफ इज नोन एज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. अरे क्लियर है बच्चों? आपको ये बात समझ में आई क्या? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? किरचॉफ फर्स्ट लॉ. आपको एग्जाम में बोलेगा कि डिफाइन द किरचॉफ फर्स्ट लॉ. किरचॉफ फर्स्ट लॉ को आप क्या कीजिए? डिफाइन कीजिए. तो आप क्या लिखेंगे? द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट व्हिच आर मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन एंड अवे फ्रॉम द जंक्शन इज इक्वल टू 0. इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? द समेशन ऑफ करंट, द समेशन ऑफ करंट, ये समेशन को इंडिकेट करता है. द समेशन ऑफ करंट I is equal to 0 where I is an integer is equal to 1 and n number of currents are flowing towards the junction and away from the junction. That's why the sign convention is used here. इसीलिए ये साइन कन्वेंशन यूज की गई यहाँ पर. अरे क्लियर है क्या? ये किसको रिप्रेजेंट करती है? किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को रिप्रेजेंट करती है. मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई है. अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट में लिखकर बता सकते हैं मुझे. क्लियर है? नाउ तो आपको एग्जाम में क्या पूछेगा? किरचॉफ फर्स्ट लॉ जैसे लिखने के लिए 2 मार्क्स में आ गया, तो आप क्या लिखोगे? उसको सबसे फर्स्ट थिंग उसकी स्टेटमेंट लिखोगे. सेकंड थिंग क्या करोगे? डायग्राम बनाओगे. थर्ड थिंग क्या लिखोगे? साइन कन्वेंशन लिखोगे. फोर्थ क्या करोगे? फॉर्मूले को ऐसा लिखकर बताओगे. और लास्ट में क्या करोगे? इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर देना है आपको. इज दैट क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है. क्योंकि बच्चों आप भी जानते हैं करंट क्या है, तो करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ चार्ज. करंट के फ्लो, करंट क्या है? कुछ और नहीं बल्कि चार्ज की फ्लो को हम लोग क्या बोला करते हैं? करंट बोला करते हैं. हम लोग यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए मैंने जो बेसिक है उसको मैंने ये बताया कि भाई चार्ज जो है उसका फ्लो करंट के फ्लो के कैसे डायरेक्शन में होता है? अपोजिट डायरेक्शन में होता है. करंट कैसा फ्लो करता है? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ. ये तमाम चीजों को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं. इज दैट क्लियर? आगे मूव करता हूं मैं. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा वो क्या आएगा? किरचॉफ वोल्टेज लॉ. देखो वो 3 मार्क्स में आपसे एग्जाम के अंदर पूछेगा, इसलिए अगर आपको 3 मार्क्स मिल रहा है तो समझ लो आपने क्या कर लिया? ये करोड़ों का पॉइंट हो गया, करोड़ रुपए कमा लिया आपने. तो करोड़ रुपए अगर कमाना चाहते हैं तो क्या करें? इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पब्लिक तक शेयर करें. समझ नहीं बात नहीं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्या हो, इससे फायदा हो. कोई मुश्किल नहीं है. आगे देखते हैं हम लोग. किरचॉफ फर्स्ट लॉ के बाद किरचॉफ सेकंड लॉ आएगा. किरचॉफ सेकंड लॉ को क्या बोला जाएगा? किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोला जाएगा. ठीक है, वो किरचॉफ सेकंड लॉ. किरचॉफ सेकंड लॉ को और क्या बोला गया? किरचॉफ, बोलिए, वोल्टेज लॉ. किरचॉफ वोल्टेज लॉ यानी इसको क्या बोला गया? और केवीएल बोला गया. क्या बोला गया? केवीएल. और इसका नाम क्या होता है? इसके और क्या चर्चे हैं मार्केट के अंदर? तो मार्केट के अंदर और भी इसको शुभ नामों से जाना जाता है. उन्हीं शुभ नामों में एक नाम और क्या है? तो उन्हीं शुभ नामों में सेकंड नाम इसका हो गया किरचॉफ लूप लॉ. तो के फॉर किरचॉफ हो गया, आगे लूप आ जाएगा. किरचॉफ लूप लॉ. क्लियर है? एंड दिस लॉ इज मीन फॉर, ये लॉ किस लिए जाना जाता है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? किरचॉफ लूप लॉ इज मीन फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. किसके बारे में जाना जाता है? बोलो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अरे क्लियर है क्या? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए जाना जाता है. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इससे हेल्प हो रही होगी. इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मोरल ड्यूटी बनती है कि दूसरे स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को शेयर किया जाए, ताकि जिन्होंने पूरा साल पढ़ाई नहीं किया वो कम से कम इस 20 दिन के अंदर पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके बोर्ड एग्जाम के अंदर. क्लियर है बच्चों? तो किरचॉफ लूप लॉ, और क्या बोल दिया इसको? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोल दिया गया. अभी किरचॉफ लूप लॉ, मैंने आपको बताया कि लूप क्या होता है. तो किसी भी क्लोज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को क्या बोला जाता है? लूप बोला जाता है. जैसे आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि मैं डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूँ किसकी? एक क्लोज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की. क्लियर है? यानी अब मैं डेरिवेशन करूंगा. किसके लिए डेरिवेशन करूंगा? बोलो, किरचॉफ लूप लॉ. तो सबसे पहले स्टेटमेंट को हम लोग समझते हैं कि स्टेटमेंट क्या है. किसकी? बोलो, किरचॉफ सेकंड लॉ की. तो किरचॉफ सेकंड लॉ की स्टेटमेंट को अगर आपको समझना है
तो उसके लिए दो चीज़ों पे फोकस करना है। स्टेटमेंट जो है उसी दो चीज़ों के बारे में बताती है। क्या बताती है? समेशन ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क प्लस algebraic sum of all the EMF. What is the meaning of EMF? Electromotive force is equal to 0. Is it clear? क्या बोला? The algebraic sum of voltage plus algebraic sum of EMF is equal to 0. क्लियर? ये स्टेटमेंट होगी। तो देखो और अच्छे से उसको कैसे बोलेंगे? किरचॉफ सेकेंड लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ और लूप लॉ स्टेट्स दैट द algebraic sum of voltage or potential difference across the closed loop, क्लियर? वोल्टेज जानते हो ना, ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल टू क्या होता है? I इंटू आर होता है। इसलिए इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं? V इक्वल टू I इंटू आर प्लस EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। क्लियर है? EMF को कहीं पर आपको स्मॉल e से भी लिखा हुआ दिख सकता है। तो कभी भी ऐसा आपको दिख गया तो समझ जाना किसकी बात हो रही है यहाँ पे? किरचॉफ सेकेंड लॉ की बात हो रही है। तो क्या बोला गया? द अलजेब्रिक सम ऑफ potential difference across the closed electrical network and the all EMF of the cells in the closed electrical network is equal to 0. तो ये आपका लॉ हो गया बच्चों। इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखने के बाद नीचे ये रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे? आप डिराइव करेंगे, प्रूफ करेंगे। किसको बोलो? किरचॉफ लॉ को, कि अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज एंड द EMF अक्रॉस द क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्वल टू क्या होता है? बोलो 0 होता है। तो अभी हम लोग उसको प्रूफ करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो स्टेटमेंट कंप्लीट कर दिया मैंने। स्टेटमेंट कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट जब आगे प्रोसीड करते हैं तो इसके लिए हम लोग को अब डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन के लिए तो एक्सप्रेशन ऑफ किरचॉफ डेरिवेशन एक्सप्रेशन ऑफ किरचॉफ सेकेंड लॉ, किरचॉफ के सेकेंड लॉ का एक्सप्रेशन देखने जा रहे हैं हम लोग। तो किरचॉफ सेकेंड लॉ की अगर बात करता हूं मैं तो उस पर्पस के लिए मैंने क्या किया? एक क्लोज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क लिया बच्चों। क्या लिया मैंने? एक क्लोज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस क्लोज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का नाम दूंगा मैं ए, और यहां पर भी एक लाइन खींच दूंगा बीच में, बी सी डी ई एंड एफ। यहां पर मैंने क्या लगाया? तो यहां पर क्या हो गया? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल हो गया। याद रखना, बड़ी लाइन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल को बताती है, छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल को बताती है। यहां पर भी मैंने एक सेल ज्वाइन कर दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को बताएगा, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। और ये क्या हो गया? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी हो गया। क्लियर है? आगे देखते हैं हम लोग। इसके अक्रॉस जो EMF होगा उसको क्या बोला जाएगा? E1। और यहाँ पर जो EMF होगा इसको क्या बोला जाएगा? E2 बोला जाएगा। इज इट क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? रेजिस्टेंस को ज्वाइन करेंगे। तो ये रेजिस्टेंस हुआ, ये R1। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस पाया जाएगा उसका नाम दे दूंगा मैं, तो यहाँ पर जो पाया गया उसका नाम दे दिया मैंने R2। और ये क्या हो गया आपका? R3। क्लियर है? यहाँ नीचे भी रेजिस्टेंस में ज्वाइन कर दूंगा। इस रेजिस्टेंस का नाम क्या हो गया? तो इस रेजिस्टेंस का नाम हो जाएगा R4। इस रेजिस्टेंस का नाम हो गया R4। और यहाँ पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस को ज्वाइन करता हूं मैं, तो ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस का नाम हो जाएगा R5। क्लियर है? तो ये R5 हो गया। अब हम लोग जानते हैं ऑलवेज करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी क्या हो गया? यहाँ से करंट फ्लो करेगा, समझ में बैठी नहीं? तो यहाँ से जब करंट फ्लो करेगा तो कहाँ पर जाएगा? यहाँ से इसने करंट फ्लो किया, जो करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है वो I हो गया। वही करंट यहाँ पर भी पहुंचा, इस करंट को भी हमने यहाँ पर क्या बोल दिया? I बोल दिया। बट व्हेन दिस करंट विल रीच एट द पॉइंट B, तो बताओ B क्या है? अरे B क्या है? जंक्शन। B क्या है? और जंक्शन पर क्या होता है? करंट या तो डिवाइड होता है या तो ऐड होता है। तो जब पॉइंट B पर करंट पहुंचेगा, करंट I, तो इट विल गेट्स डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 2 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज दैट which is passing in the segment
BC उसका नाम रखूंगा मैं I2, और जो नीचे की तरफ जा रहा है उसका नाम रख दूंगा मैं I1। क्लियर है? और ये I1 यहां से मूव करते करते कहां पर पहुंच गया, नीचे की तरफ पहुंच गया ये I1, और ये यहां से मूव करते 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 यहां पर पहुंच गया, इसका नाम क्या हो गया बोलो, I2। अरे क्लियर है क्या? और फिर उसके बाद आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो जब आगे प्रोसीड करेंगे तो आगे क्या दिखाई देगा आपने को, ये करंट I2 यहां पर मूव करते हुए आएगा। क्लियर है? तो ये करंट I2 यहां पर मूव करते हुए आएगा, इसको आपको नेगेटिव टर्मिनल बनाना पड़ेगा। क्लियर है? और ये क्या होगा आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे आप, तब करंट वहां से मूव करते हुए आएगा। अब ये करंट I2 यहां से मूव करते हुए आ रहा है, मूव करते करते कहां पर पहुंचा, जंक्शन। अब ये क्या हो गया, जंक्शन, यहाँ पे I1 I2, तो मैंने आपको क्या बताया फर्स्ट लॉ के हिसाब से, द करंट विच इज मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन, I1 I2 जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। तो जब पॉजिटिव ले लेंगे तो I1 प्लस I2 के कॉम्बिनेशन से कौन बना था, I बना था, तो इसलिए इस सेगमेंट के अंदर जो करंट आ जाएगा वो I आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर भी जो करंट आया कौन हो गया, I, और इस तरह से मूव कर गया। तो यहाँ पे करंट कैसा फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। यहाँ पर भी करंट कैसा फ्लो कर रहा है, यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे से इस तरह जा रहा है, आगे की तरफ मूव कर गया। क्लियर है? तो ये मैंने क्या किया, एक क्लोज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को ड्रॉ कर दिया। अब देखो, अगर आप इस क्लोज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को समझना चाहते हैं और सॉल्व करना चाहते हैं, देन इट इज नेसेसरी दैट यू मस्ट लर्न अबाउट द साइन कन्वेंशन ऑफ द किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ की साइन कन्वेंशन आपको आना चाहिए, विदाउट विच यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ लूप लॉ। क्लियर है? तो साइन कन्वेंशन का पहले मैं तस्करा करता हूं। तो साइन कन्वेंशन आपको देखना और याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए तो साइन कन्वेंशन ऑफ केवीएल, केवीएल यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो यहां पर 2 पॉइंट करंट से रिलेटेड है और 2 पॉइंट ईएमएफ से रिलेटेड है। करंट से रिलेटेड जो पॉइंट है उसमें क्या बात की गई है, तो करंट से रिलेटेड जो पॉइंट हुआ उसके अंदर मैं देखता हूं फर्स्ट कि अगर ये मैंने ड्रॉ किया, पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट मैंने ड्रॉ कर दिया। अब यहां पे क्या हो गया, रेजिस्टेंस मैंने ज्वाइन किया। क्लियर है? जब मैंने रेजिस्टेंस ज्वाइन कर दिया तो इसको लिख दिया मैंने R, और इस सेगमेंट का नाम रखा मैंने A से लेकर B तक। अब करंट कहां जा रहा है, A से B की तरफ जा रहा है, और हम लोग भी कहां जा रहे हैं, A से B की तरफ। अगर हम लोग भी कहां जा रहे हैं, A से B की तरफ, ये हमारा डायरेक्शन हुआ। रेड से मैं अपना डायरेक्शन बता रहा हूं। तो अगर अपना डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग, इफ आवर डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग इज सेम एज दैट ऑफ करंट, देन द साइन कन्वेंशन ऑफ करंट विल बी टेकन एज निगेटिव। तो साइन कन्वेंशन ऑफ करंट क्या हो जाएगा इस केस के अंदर, बोलो निगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर फ्लो करने वाला, यानी हम लोग बेसिकली करंट नहीं बोलेंगे, वोल्टेज बोलेंगे, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है। तो वोल्टेज की बात करेंगे पहला हम लोग। तो अगर हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग सेम है किसके, करंट के, तो यहां पर जो वोल्टेज लिया जाएगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अरे क्लियर है क्या? तो मैं स्टेटमेंट लिखूंगा यहाँ पे, क्या वोल्टेज विल बी निगेटिव, तो निगेटिव वोल्टेज। अरे क्लियर है क्या? निगेटिव वोल्टेज, दैट इज, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो V इज इक्वल टू क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा, बोलो माइनस I इंटू R, क्योंकि हमारा डायरेक्शन करंट के ही डायरेक्शन में था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पॉइंट का मालूम पड़ा कि अगर हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग, इफ आवर डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग इज इन द अपोजिट डायरेक्शन दैट ऑफ करंट, देन द पोटेंशियल इन दैट केस विल बी पॉजिटिव। इस केस में जो पोटेंशियल होगा उसको पॉजिटिव लिया जाएगा। तो इस पॉइंट को क्या बोला मैंने, मैं कहां जा रहा हूं, A से B की तरफ जा रहा हूं, और करंट भी कहां जा रहा था, A से B की तरफ। अरे क्लियर कि नहीं क्लियर है? तो अगर देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि A से B के डायरेक्शन में कौन जा रहा है, बोलो करंट जा रहा है। और अब मैं कहां से कहां आ रहा हूं, B से A की तरफ। कहां से कहां आ रहा हूं, B से A की तरफ। तो मेरा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम है क्या? अरे मेरा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम है क्या? नहीं, दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट। यहाँ पे करंट क्या हुआ, I, और ये क्या हो गया, R। अगर हमारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो गया, तो इस केस के अंदर वोल्टेज विल भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अरे क्लियर कि नहीं क्लियर है? तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, पॉजिटिव वोल्टेज, दैट इज, वोल्टेज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, दैट इज, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ
तो क्या हो जाएगा बोलो, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस आई इंटू आर हो जाएगा। तो रेड वाली एरो को देखना है बच्चों, अगर हमारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों सेम है तो वोल्टेज विल बी नेगेटिव, अगर हमारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो वोल्टेज विल बी पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो ये तो मैंने बात किया किसके लिए बताइए, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में बात किया मैंने। अब नेक्स्ट जो मुझे बात करनी है वो किसके रिस्पेक्ट में बात करनी है, ईएमएफ के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में बात करनी है मुझे, ईएमएफ। तो इन केस ऑफ ईएमएफ, तो ईएमएफ के लिए बात करता हूं मैं, ईएमएफ। तो ईएमएफ में क्या बोला गया कि अगर आप जो सेल है वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आप जा रहे हैं तो हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग, ये पॉइंट क्या हुआ ए, ये पॉइंट क्या हो गया बी हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हुआ, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अगर हम कहां से कहां जा रहे हैं बोलो, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो ए से बी की तरफ जा रहे हैं, यानी किस टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ या नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो मैं आपको यहां पर रिप्रेजेंट करता हूं, ये हमको नजर आया। आगे देखते हैं हम लोग, ईएमएफ के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो फॉर द ईएमएफ के लिए अगर मैं बात करता हूं तो ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी सेल के रिस्पेक्ट में जब जाएंगे, तो सेल के रिस्पेक्ट में जब जाएंगे तो क्या मालूम पड़ेगा यहाँ पर, जब सेल के रिस्पेक्ट में जाएंगे तो हम लोग ये देखते हैं कि इफ वी आर मूविंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ से, यानी ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। तो कहाँ जा रहा हूं मैं, घर नहीं, ए से बी की तरफ, यानी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ। तो इस दौरान जो ईएमएफ होगा ई, वो ईएमएफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गया, जहां पर खत्म होगा वही ईएमएफ हो जाएगा। तो ईएमएफ इस केस के अंदर कितना हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर मैं कहां जा रहा हूं बोलिए, तो अब सेकंड केस हो गया, ये फर्स्ट केस देखा हमने, इसके बाद सेकंड केस आ जाएगा। सेकंड केस में क्या हो गया, ये बैटरी है, ये बैटरी में मैंने पॉजिटिव टर्मिनल लगाया और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये क्या हो गया ए और ये क्या हो गया बी हो गया। अब मैं कहाँ आ रहा हूँ, बी से ए की तरफ आ रहा हूँ, ये नेगेटिव टर्मिनल था, पॉजिटिव टर्मिनल था, तो बी से ए की तरफ आ रहा हूँ, तो कौन सा टर्मिनल हो गया, पॉजिटिव। तो इस केस के अंदर जो ईएमएफ होगा वो ईएमएफ क्या हो जाएगा बोलो, पॉजिटिव हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये साइन कन्वेंशन थी बच्चों। तो इस केस के अंदर ईएमएफ क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, यानी यहाँ पर ईएमएफ की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस ई हो जाएगा। और यहाँ पर अगर लिखेंगे ईएमएफ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस ई हुआ और यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस ई हो जाएगा। तो जहां पर भी आप खत्म करेंगे वहां पर जो भी साइन आएगी वही साइन क्या हो जाएगी, आपकी ईएमएफ की साइन हो जाएगी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक मरतबा देख लीजिए इसको। क्लियर? ओके, नाउ अब हम लोग कहां मूव करेंगे, डेरिवेशन वाले टॉपिक पर मूव करेंगे। क्लियर है? तो जब डेरिवेशन वाले टॉपिक पर मूव करेंगे तो ये पूरा का पूरा मुझे रब करना पड़ेगा, ठीक है? साइन कन्वेंशन समझ में आ गया? तो ये पूरा मैं रब करता हूं। आई होप दैट यू आर टेकिंग द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, तो यहां पर मैंने साइन कन्वेंशन आपको बताया। अब मैं एक्सप्रेशन बताने जा रहा हूं आपको कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ को कैसे प्रूफ करना है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ को प्रूफ करने के लिए इसके अंदर टोटल लूप्स कितने हैं, 3 हैं। एक बड़ा लूप हो गया ए बी सी डी ई एफ ए, दूसरा लूप ए बी ई एफ ए हो गया, तीसरा लूप बी सी डी ई बी हो गया। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट लिखता हूं मैं, ऑन अप्लाइंग क्या, KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप। तो इन अ लूप, क्या नाम है उस लूप का, उस लूप का नाम हो गया ए बी सी डी ई एफ ए। याद रखना कभी भी आप लूप का जब भी नाम लिखेंगे
तो जहां से शुरू करेंगे वहीं पर आपको खत्म भी करना है। तो ए से शुरू किया और ए पर ही क्या किया मैंने, खत्म किया, कंप्लीट किया। अब केवीएल आपको अप्लाई करना है। अब चलो बताओ बच्चों, फटाफट आपको फटाफट बताना है। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग देखते हैं मैं कहाँ जा रहा हूँ, ए से बी की तरफ जा रहा हूँ और करंट भी कहाँ जा रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है। तो मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूँ, करंट भी ए से बी की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज हो जाएगा हमारा, वो वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज हो जाएगा वो हो जाएगा -IR1। क्यों, क्योंकि करंट का डायरेक्शन मेरा डायरेक्शन सेम था। अब मैं गया बी से सी गया, तो बी से सी की तरफ जाऊंगा तो वहां पर भी मेरा जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, बोलो, -I2R2। क्लियर है। और मैं कहाँ जा रहा हूँ, सी से डी जा रहा हूँ, तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा हूँ। तो मेरा ईएमएफ क्या हो जाएगा, बोलो, +E2 हो जाएगा। क्यों, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ गया। और अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, डी से ई की तरफ जा रहा हूँ। तो देखो डी से ई की तरफ जा रहा हूँ तो करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, बोलिए, -I2R4। क्लियर है। और फिर उसके बाद मैं ई से एफ की तरफ जा रहा हूँ और करंट भी इसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -IR5। क्लियर है। और फिर मैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा हूँ तो +E1 = कितना हो गया, 0। अब मैं क्या करता हूँ, ये देखिए, -IR1, ये -IR1 हुआ आपका, और ये क्या हुआ आपका, -IR5 हुआ। क्लियर है। तो ये -IR1 हो गया, ये -IR5 हो गया, ये आपका -I2R2 हो गया, और ये क्या हो गया, -I2R4 हो गया आपका। प्लस क्या हो गया, E1 + E2 = 0 हो गया। तो ये सब निगेटिव वाली टर्म्स को मैं उस तरफ मूव कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, E1 + E2 = व्हाट, +IR1। तो I को मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, R1 + बोलिए R5। यहां पर क्या हो जाएगा, बोलिए, +I2 को मैंने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, बोलो, R2 + R4। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ईएमएफ बराबर होगा किसके, टोटल वोल्टेज के। आगे देखते हैं हम लोग, ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई। तो इस इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हुई। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी, ये फर्स्ट इक्वेशन हुई जब हमने केवीएल अप्लाई किया किसके अंदर, सबसे बड़े लूप के अंदर। अब छोटा लूप लूंगा मैं, कौन सा, ABEFA। तो अभी नेक्स्ट लिखूंगा मैं, ऑन अप्लाइंग KVL, ऑन अप्लाइंग KVL इन अ लूप। क्या नाम है उस लूप का, तो ABEFA, ABEFA। इसके अंदर मैं क्या अप्लाई करने जा रहा हूँ, KVL अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो इसमें जब मैं KVL अप्लाई करूंगा तो इसमें अगर मैं KVL अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, तो देखो A से B तक गया तो सेम डायरेक्शन ऑफ करंट में गया, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में भी जा रहा हूं। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -IR1। फिर उसके बाद IR1 हो गया। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, B से E की तरफ जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा पोटेंशियल हो गया वो क्या हो गया, बोलिए, -I1R3 हो गया। और फिर उसके बाद अगर मैं कहाँ जा रहा हूँ, अगर मैं E से लेकर F तक जा रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा जो EMF पोटेंशियल हो गया -IR5 हो गया। और अगर मैं F से लेकर A तक जा रहा हूँ तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, बोलिए, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा हूँ। तो मेरा EMF क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर EMF हो जाएगा हमारा प्लस, क्या EMF हो जाएगा, +E1 हो जाएगा। तो +E1 = व्हाट, 0। तो इसीलिए मुझे क्या मिल गया, E1 = व्हाट, IR1 प्लस क्या हो जाएगा, IR1। तो R5 को भी लिख दिया मैंने, IR1 + R5। और यहां पर क्या लिख दिया मैंने, प्लस, बोलिए, I1R3 लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया, बोलिए, I1R3। ये जो इक्वेशन मुझे ऑब्टेंड हुई, इस इक्वेशन को मैं कौन सी इक्वेशन बोलूंगा, इक्वेशन नंबर 2। ये मेरी इक्वेशन जो ऑब्टेंड हुई मुझे, ये इक्वेशन नंबर 2 ऑब्टेंड हुई। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया अपना। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो अभी अपना हुआ BCDEB। तो ऑन अप्लाइंग KVL इन अ लूप, क्या नाम है लूप का, BCDEB। BCDEB
क्लियर है? तो बी से स्टार्ट किया, बी पर खत्म किया। तो अभी अगर मैं देखता हूँ बी से सी तक जा रहे हैं, मेरा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो दोनों का डायरेक्शन सेम होने की वजह से ईएमएफ क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इधर क्या लिखूंगा? -I2R2। फिर मैं कहाँ आ रहा हूँ? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल की तरफ, तो इसलिए मेरा ईएमएफ क्या हो जाएगा? +E2। फिर मैं यहाँ पर डी से लेकर ई तक मेरा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन सेम है, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यानी क्या हो गया? -I2R4 हो गया। और फिर उसके बाद मैं कहाँ जा रहा हूँ? ई से लेकर बी तक जा रहा हूँ। अब ई से बी तक जा रहा हूं, तो मेरा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया? अपोजिट हो गया। तो इसीलिए यहां पर जो करंट होगा, वो क्या यानी ईएमएफ होगा, वो क्या हो गया? +I1R3 हो जाएगा, इज इक्वल टू व्हाट? 0। इज इक्वल टू 0 हो गया। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? तो अगर मैं इसको उस तरह मूव करूंगा तो E2 की जो वैल्यू मुझे यहाँ पर ऑब्टेंड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? -I2 है, तो I2 को मैं कॉमन निकाल लूंगा, क्या हो जाएगा? बोलिए R2 + R4 हो जाएगा, प्लस और ये I1R3 उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा? -I1R3 हो जाएगा। क्लियर है? ये E2 की वैल्यू मुझे ऑब्टेंड हो गई। किसकी वैल्यू ऑब्टेंड हो गई मुझे? E2 की वैल्यू। इज इट क्लियर? किसकी वैल्यू ऑब्टेंड होगी मुझे? E2 की वैल्यू। ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 3, ये 3rd इक्वेशन हो गई। क्लियर है? तो ये मैंने 3 इक्वेशंस को लिख दिया, एक मरतबा आप इसको देख लीजिए। ऑल 3 इक्वेशंस को देख लीजिए आप। तो हर एक इक्वेशन के अंदर हम लोगों ने क्या प्रूफ किया? हर एक लूप के अंदर हमने क्या प्रूफ किया? बोलिए। हर एक इक्वेशन के अंदर हमने जो प्रूफ किया वो किरचॉफ वोल्टेज लॉ प्रूफ कर दिया। अब देखिए, अगर आप क्या करते हैं, ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन को दोनों को ऐड करते हैं, तो आपको कौन सी इक्वेशन ऑब्टेंड होगी? यही इक्वेशन ऑब्टेंड हो जाएगी। कौन सी इक्वेशन? बोलिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑब्टेंड हो जाएगी। क्लियर कि नहीं क्लियर है? जैसे मैं करके दिखाता हूं आपको। तो हम लोग लिखेंगे ऑन एडिंग कौन सी इक्वेशन? बोलिए। सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशंस। तो आपको बोला था कि भाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करके आप सॉल्व कीजिए, तो आपने सॉल्व कर दिया, आपका सॉल्यूशन हो गया। लेकिन और फर्दर अगर प्रूफ करने के लिए बोल दिया कि आप ये प्रूफ कर दिए कि ये कम्बिनेशन जो है वो दोनों लूप्स के कम्बिनेशन के क्या होगा? सम के इक्वल होगा। तो आप कैसे इसको लिखेंगे? तो आप देखिए, ऑन एडिंग सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा इस तरह बताइए? E1 प्लस क्या हो जाएगा? E2। E1 की वैल्यू क्या थी? R1 प्लस R5 हो गया, प्लस I1 R3 हो गया। क्लियर है? और E2 की वैल्यू क्या होगी? तो E2 की वैल्यू प्लस I2 R2 प्लस R4 हो गया, और इधर क्या हो गया? माइनस I1 R3 हो गया। तो बताइए, ये प्लस I1 R3 हुआ और एक माइनस I1 R3 हुआ, इससे ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो आपको क्या मिल गया? बताइए, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू क्या ऑब्टेंड हुआ? R1 प्लस R5 ऑब्टेंड हो गया। क्लियर है? प्लस I2 R2 प्लस R4 आपको ऑब्टेंड हो गया। ये क्या है? एग्जैक्टली सेम है जैसा कौन सी इक्वेशन थी? बोलो, फर्स्ट इक्वेशन थी। तो यहां पर कौन सा लॉ हमने प्रूफ कर दिया? बोलिए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को हमने यहां पर प्रूफ कर दिया। कौन सा लॉ को प्रूफ कर दिया? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो कभी भी आपको एग्जाम में पूछा तो 3 to 4 मार्क्स में पूछे जाने के चांसेस है। और एक चीज याद रखना बच्चों, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आती है तो मोस्टली न्यूमेरिकल जो पूछी जाती है आपसे यहाँ पर, वो न्यूमेरिकल किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे अगर पूछी गई तो 3 to 4 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी। देन इट्स योर ड्यूटी टू लर्न दिस टॉपिक प्रॉपरली एंड राइट ऑल द न्यूमेरिकल्स प्रॉपरली इन द एग्जामिनेशन इफ विल आस्क इन द एग्जाम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, अच्छे से आपको लिखने आना चाहिए। क्लियर? तो कभी भी किरचॉफ वोल्टेज लॉ पूछ लिया तो पहले क्या लिखना? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के बाद आप क्या लिखोगे? उसकी इक्वेशन जो उसका रिप्रेजेंटेशन है। और थर्ड क्या लिखेंगे आप? उसका साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन लिखने के बाद आप क्या करेंगे? इसको प्रूफ करेंगे। और क्या करेंगे? इसके अंदर ये लूप बनाएंगे, और लूप बनाने के बाद क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा। कौन सा लॉ अप्लाई करके? बोलो, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करके। क्लियर?
नेक्स्ट टॉपिक पे अभी हम मूव करते हैं जो 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाएगा। वो टॉपिक हो गया आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। और ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये टॉपिक पर बेस्ड एप्लीकेशंस हैं। एक मीटर ब्रिज हो गया और मीटर ब्रिज को सॉल्व करना कैल्विन्स मेथड से। क्लियर? तो मीटर ब्रिज भी एग्जाम में पूछा गया और व्हीटस्टोन ब्रिज भी पूछा गया है। इसका अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं आगे मूव करता हूं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी मोरल ड्यूटी बनती है बच्चों कि आप एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करें। अभी भी आपके पास अच्छे खासे डेज बचे हुए हैं। रोजाना अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह तो आसानी से आप मार्क्स एग्जाम के अंदर ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आगे मैं देखता हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज, क्योंकि इस साल पोटेंशियोमीटर के पूछे जाने के चांसेस क्या है, बहुत कम है, क्योंकि लास्ट ईयर पोटेंशियोमीटर और उसका लॉ पूछा गया था। क्लियर है? और वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर का, वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर का डिफरेंस भी पूछा था। तो हो सकता है इस साल वोल्ट मीटर और एमीटर का क्वेश्चन पूछे आपसे, डिफरेंस पूछे 2 मार्क्स के अंदर, और व्हीटस्टोन ब्रिज या मीटर ब्रिज या फिर जो लास्ट में सेल का कॉम्बिनेशन दिया गया है वो पूछ सकता है आपसे। तो आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की अगर मैं बात करता हूं, व्हीटस्टोन ब्रिज, तो ये व्हीटस्टोन जो नाम रखा गया ये साइंटिस्ट के नाम से रखा गया। किसके नाम से रखा गया? साइंटिस्ट, जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन क्या है? तो हम लोग क्या बोलते हैं? द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क which is used to identify the unknown resistance। ऐसा नेटवर्क जो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है, ऐसे नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज बनाने के लिए आपके पास टोटल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए? आपके पास गैल्वेनोमीटर होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए? रियोस्टैट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? की होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? आपके पास सेल होना चाहिए। क्लियर कि नहीं क्लियर है? ये चीजें आपके पास क्या होनी चाहिए? प्रेजेंट होनी चाहिए। अभी देखते हैं हम लोग, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज की मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से है। क्लियर है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज का आपको एक्सप्लेनेशन लिखना रहेगा जो कि इंतहाई इजी है। व्हीटस्टोन ब्रिज का आपको क्या लिखना रहेगा? एप्लीकेशन। तो इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन बहुत इजी है और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। ये मैंने क्लोज लूप ड्रॉ किया। क्लियर? यहां पर मैंने लगाया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, यहां पर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी लगा दिया मैंने। यहां पर मैंने किसको ज्वाइन कर दिया? की को ज्वाइन कर दिया। करंट का फ्लो कब होता है बच्चों? जब की क्लोज होती है, की ओपन होती है। जब की क्लोज्ड होगी तो ही करंट फ्लो करेगा। क्लियर कि नहीं क्लियर है? तो ये की क्लोज की साइन है, अगर की ओपन हुआ तो उसकी साइन कैसी रहती है? ऐसा। तो अब करंट की भी फ्लो करेगा बच्चों, क्योंकि दोनों वायर्स के बीच में कनेक्शन नहीं बना है। अरे क्लियर है क्या? तो ये की बना दिया मैंने। यहां पर क्या रहेगा? आपका रियोस्टैट रहेगा। क्या रहेगा बोलो? रियोस्टैट। तो यहां पर आप रियोस्टैट ले सकते हैं। ये रियोस्टैट हो गया आपका RH, ये आपका की हो गया और ये आपका EMF हो गया। यहां से क्या फ्लो कर रहा है? करंट। कितना मैग्नीट्यूड आ रहा है करंट का? I। इस लूप का नाम क्या हो गया? A, B, C और D नाम हो गया। क्लियर है? यहां पर रेजिस्टेंस लगाएंगे हम लोग, तो यहां पर जो रेजिस्टेंस लगेगा, तो एक रेजिस्टेंस यहां पर लगाइए, एक रेजिस्टेंस यहां पर लगाइए, एक रेजिस्टेंस यहां पर लगाया और एक रेजिस्टेंस को यहां पर ज्वाइन किया हमने। क्लियर? अब ये रेजिस्टेंस का नाम क्या हो गया आपके? ये रेजिस्टेंस हो आपका R1, ये हो गया R2, ये हो गया आपका R3 और ये वाला हो गया आपका R4। क्लियर है? अब आप किसको यहां पर ज्वाइन करेंगे? तो यहां पर आप ज्वाइन करेंगे गैल्वेनोमीटर को। तो गैल्वेनोमीटर क्या होती है? द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट। ऐसी डिवाइस जो स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करने के लिए यूज की जाती है उसको हम लोग क्या बोला करते हैं? गैल्वेनोमीटर बोला करते हैं। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लिख दिया मैंने। ये जी क्या हो गया? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर हो गया। क्लियर है? अब आप यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे? केवीएल अप्लाई कीजिए। केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ वोल्टेज लॉ, द पॉइंट ए इज द जंक्शन। पॉइंट ए क्या हो गया? जंक्शन हो गया। तो जब जंक्शन पे करंट आई पहुंचेगा तो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? 2 पार्ट्स में।
यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो करंट फ्लो किया वो क्या क्या करंट हो गया, बोलो I1। और यहाँ नीचे सेगमेंट में जो करंट जा रहा है वो कौन सा करंट हो जाएगा, बोलो I2। तो यहाँ नीचे भी जो करंट गया वो कौन सा हो गया, बोलो I2 हो गया। और यहाँ पर जो ऊपर करंट पहुंचा इसको मैंने क्या बोल दिया, I1। ये I1 जब यहाँ पर पहुंचेगा इस पॉइंट पर तो यहाँ पर ये फिर से डिवाइड होगा। ये सेगमेंट के अंदर जो करंट आया उसको मैंने क्या बोल दिया, IG। IG मीन्स व्हाट, द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर के साथ जो करंट फ्लो कर रहा है उसको मैंने क्या बोल दिया, बोलो IG बोल दिया। अगर उसको रेजिस्टेंस को कैपिटल G से रिप्रेजेंट किया है तो करंट को भी कैपिटल G से रिप्रेजेंट कर दो, तो IG हो गया। IG मतलब क्या, करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। और आप बताइए कि जब यहाँ पे I1 इस जंक्शन में पहुंचा तो ये फर्दर जंक्शन था, यहाँ पर करंट स्प्लिट हुआ, इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ करंट इस गैल्वेनोमीटर में आया उसको मैंने IG बोला। तो बाकी रिमेनिंग करंट किसके अंदर फ्लो करेगा, इसके अंदर। तो टोटल में से कितना गया उसके अंदर, इस सेगमेंट के अंदर IG गया। तो क्या लिख दूंगा मैं, I1 माइनस IG, यानी B से लेकर C तक जो फ्लो होने वाला करंट हो गया वो कौन सा करंट हो गया, बोलिए I1 माइनस IG हो गया। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने I1 माइनस IG। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे देखते हैं हम लोग। अब ये IG और I2 यहाँ पर पहुंचा, तो यहाँ पर पहुंचेगा तो देखो ये क्या हो गया, जंक्शन। द करंट्स विच आर मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, उनको पॉजिटिव लिया जाएगा। तो इस सेगमेंट का नाम क्या हो जाएगा, बोलो I2 प्लस IG, इसके अंदर करंट फ्लो करेगा। और ये I2 प्लस IG करंट इसके यहाँ पर आ गया। अब ये I1 माइनस IG और I2 प्लस IG ये दोनों क्या हो रहे हैं, C की तरफ मूव कर रहे हैं। C फिर से क्या हो गया, जंक्शन। द करंट विच आर मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन आर टेकन एज पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव लिया जाएगा। तो इसमें से दोनों करंट ऐड होंगे तो कितना करंट आ जाएगा इसके अंदर, बोलो I आ जाएगा। अरे क्लियर है क्या। फिर I करंट यहाँ पर भी आएगा और यहाँ से फ्लो करते करते नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, तो कौन सा करंट फ्लो कर गया, बोलो I करंट फ्लो कर गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए आप बात को समझिए कि अगर ये आपको एग्जाम के अंदर पूछा गया तो आपको कैसे लिखना है, इसको कैसे एक्सप्लेन करना है आपको। तो आपको लिखना है पहले व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में लिखना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होती है। तो आप क्या लिखेंगे, द इंस्ट्रूमेंट और द apparatus which is used to determine the unknown value of a resistance is known as the Wheatstone bridge। इसको व्हीटस्टोन क्यों बोला गया, बिकॉज द साइंटिस्ट व्हीटस्टोन डिस्कवर्ड दिस apparatus। इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या हो गया, बोलो व्हीटस्टोन हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में यानी ये कैसे बना हुआ है। फिर लिखेंगे वर्किंग, ये काम कैसे करता है। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज इट इज नेसेसरी दैट यू मस्ट हैव, आपके पास क्या होना चाहिए, रियोस्टैट की होना चाहिए, एक बैटरी होना चाहिए जिसका EMF E हो, और फिर क्या होना चाहिए आपके पास, टोटल 4 रेजिस्टेंस होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एक रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर यानी गैल्वेनोमीटर होना चाहिए। ये इतनी चीजें रिक्वायर्ड है। तो हाउ मेनी थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। फर्स्ट वन इज द रियोस्टैट, सेकंड इज द की, थर्ड वन इज द सेल, एंड फोर्थ इज द 4 नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होना चाहिए आपके पास, और जो 5th रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होगा। इतना चीजें हो गई। अब मैं वर्किंग लिखता हूं कि भाई वर्किंग कैसे हुआ। अब कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में आप आगे मेंशन करेंगे कि भाई क्या हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज इज कनेक्टेड टू द पॉइंट A, दैट्स व्हाई द पॉइंट A विल बी कंसीडर्ड एज द हाई पोटेंशियल रीजन। क्यों हाई पोटेंशियल रीजन बोला गया, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से ज्वाइन है। आगे देखेंगे, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द की विच इज कनेक्टेड टू द रियोस्टैट, एंड दैट रियोस्टैट इज कनेक्टेड टू द पॉइंट C। As point C is connected to the negative terminal of the battery, it will be considered as the low potential region। Point C को हम लोग क्या बोलेंगे, low potential region बोलेंगे। Is it clear to all of you? आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, इन 4 रेजिस्टेंस की बात करेंगे। Then we have arranged the 4 resistances in such a way that in the segment AB the resistance is the R1, in the segment BC resistance is the R2, in the segment AD the resistance is the R3, in the segment CD the resistance is the R4। क्लियर। और बिटवीन द सेगमेंट B एंड द D, B और D के बीच में हमने किसको इस्तेमाल किया, गैल्वेनोमीटर को। तो इसीलिए G क्या हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये हमने किस में लिखा, कंस्ट्रक्शन में। अब बात करते हैं हम लोग वर्किंग। तो हम लोग लिखते हैं कि व्हेन द की इज क्लोज्ड, जब की को क्या कर दिया गया, क्लोज। तो जब की को क्लोज किया तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बन गया, यानी स्विच को मैंने ऑन किया तो सेल से क्या करेगा, करंट फ्लो होना शुरू होगा। सेल से क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू होगा। तो जब सेल से करंट फ्लो कर रहा है तो यानी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से करंट फ्लो किया, कहां पर पहुंचा, पॉइंट A पर, where A is the junction। According to the Kirchhoff's law, the current at the point A will get divided into how many parts, 2 parts। First one is the I1, second one is the I2। I1 is the current which is flowing in the segment AB along the resistance R1, while the I2 is the current which is flowing in the segment AD along the resistance R3। आप इस तरह से लिखेंगे एग्जाम के अंदर।
Now the current I1 reached at the point B, which is also a junction, where the current should be divided according to the Kirchhoff's junction law. It gets divided. Ig is the current which is flowing through the resistance of the galvanometer, while I1 minus I2 Ig, I1 minus Ig is the remaining amount of current which is flowing through the resistance R2. Is it clear? Now, as point D is also a junction, current flowing towards the junction will be add up according to the Kirchhoff's junction law. That's why I2 plus Ig is the amount of the current which are flowing through the resistance R4. And point C is also a junction where the current I2 plus Ig, I1 minus Ig will be add up, and the total amount of the current will move or exit from the network of the resistances and will reach at the negative terminal of the battery. क्लियर कि नहीं क्लियर? इतना आप लिख देंगे एक्सप्लेनेशन. अब आप लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ आप अप्लाई करेंगे. क्लियर है? यानी आपको अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए जब बोला गया तो आप कैसे फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, तो फॉर्मूले के सेक्शन पे हम लोग जानते हैं. बात समझिए नहीं? तो एक्सप्रेशन फॉर, तो अभी हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं? एक्सप्रेशन फॉर अननोन, एक्सप्रेशन फॉर अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अ galvano, sorry, of a Wheatstone bridge, of a Wheatstone bridge. क्लियर? तो Wheatstone ब्रिज के अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं? डेरिवेशन करने जा रहे हैं, फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं. तो फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना पड़ेगा. आप बताइए कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ लूप है, ध्यान से देखकर. तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ लूप्स कितने हो गए? 3 हो गए. एक तो पूरा कंप्लीट लूप हो गया ए बी सी डी ए, दूसरा छोटा लूप हुआ ए बी डी ए, और तीसरा कौन सा हो गया? बी सी डी बी. क्लियर है? आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट. तो टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ unknown resistance to determine the value of unknown resistance in Wheatstone network, we have to apply KVL, Kirchhoff voltage law, in all 3 लूप्स. तीनों लूप के अंदर हम लोग अप्लाई करेंगे. सबसे फर्स्ट लूप जो आता है आपका, तो अभी मैं अप्लाई करूंगा. मैं क्या लिखूंगा? किरचॉफ वोल्टेज लॉ ऑन अप्लाइंग अ KVL इन अ लूप, ऑन अप्लाइंग KVL इन अ लूप. क्या नाम है लूप का? ए बी डी ए. तो सॉरी, ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए. इसके अंदर मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ केवीएल. बताइए, ए से बी तक गया तो करंट का डायरेक्शन हमारा डायरेक्शन दोनों सेम था, तो इसीलिए मैं क्या लिख दूंगा? बताइए, माइनस I1 R1. ठीक हो गया? माइनस I1 R1. और फिर उसके बाद बी से सी तक गया, मेरा डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम था, तो इसीलिए मैं क्या लिख दूंगा? बोलिए, माइनस क्या हो जाएगा? बताइए, I1 माइनस IG इंटू क्या हो गया? R2. क्लियर है? और फिर उसके बाद अब मैं C से D जा रहा हूं, तो मेरा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों अपोजिट हो गया. मैं तो C से D जा रहा हूं, लेकिन करंट कहाँ जा रहा है? D से C जा रहा है. तो जब मैं C से D जाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा? प्लस क्या लिख दिया जाएगा? बताइए, I2 प्लस G, I2 प्लस IG. तो I2 प्लस IG इंटू क्या हो जाएगा? R4 हो जाएगा. और फिर उसके बाद बचा क्या आपके पास? तो आपके पास जो बचा वो D से A तक जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी डायरेक्शन अपोजिट हो गया. तो यहाँ पर हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलो, प्लस I2 R3 इज इक्वल टू वॉट? 0. क्लियर? अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ पर अभी हम लोग मेंशन करते हैं, क्या मेंशन करते हैं? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस I1 R1, माइनस I1 R2 को मल्टीप्लाई करो तो माइनस I1 R2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. तो IG इंटू R2 हो गया, प्लस ये क्या हो जाएगा? I2 R4
प्लस क्या हो गया IG_R4 प्लस क्या हो गया I2R3 इज इक्वल टू व्हाट, 0 हो गया। अब अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे I1 तो मैं माइनस की साइन को कॉमन लेता हूं, क्या लिखता हूं -I1 को कॉमन लिया तो क्या मिला R1 प्लस R2 मिल गया। क्लियर? आगे देखते हैं तो यहां पर क्या हो गया IG मुझे कॉमन मिल गया तो प्लस क्या लिख दूंगा मैं IG_R2 प्लस R4 मिल जाएगा, प्लस यहां पर क्या मिल गया मुझे I2 तो ये क्या हो जाएगा R3 प्लस R4 इज इक्वल टू व्हाट, 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर? अब ये -I1 को उस तरफ मैं मूव कर दूंगा तो प्लस में हो जाएगा IG_R2 प्लस R4 प्लस व्हाट I2R3 प्लस R4 इज इक्वल टू व्हाट I1R1 प्लस R2। क्लियर? ये मैंने लिख दिया। ये मेरी कौन सी इक्वेशन होगी, तो ये मेरी होगी इक्वेशन नंबर 1, ये मेरी होगी इक्वेशन नंबर 1 यानी फर्स्ट इक्वेशन होगी। क्लियर? अभी KVL अप्लाई करूंगा कौन से लूप के अंदर, BDA। तो ऑन अप्लाइंग KVL इन अ लूप, क्या नाम है लूप का, BDA। तो क्या हो जाएगा, तो जब KVL अप्लाई करेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका -I1R1। क्लियर है? -I1R1 नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा -IG इंटू कैपिटल G। क्लियर है? नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या था, कैपिटल G था। और फिर उसके बाद D से A तक जा रहे हैं तो यहाँ पे हमारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों अपोजिट हो गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा I2R3 प्लस I2R3 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो अगर मैं देखता हूं तो I2R3 को यहीं रहने देते हो, बाकी सबको उस तरफ मूव करता हूं तो -I1R1 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा IG इंटू क्या हो जाएगा, ये -R1 उस तरफ जाएगा तो प्लस I1R1 हो जाएगा और प्लस IG इंटू कैपिटल G हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये कौन सी इक्वेशन होगी आपकी, सेकेंड इक्वेशन। तो ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। आगे देखते हैं, तो आगे लिखेंगे हम लोग ऑन अप्लाइंग KVL इन अ लूप, क्या नाम है लूप का, BDCB। तो यहां पर KVL अगर आप अप्लाई करेंगे तो BD, तो हम लोग कहां जा रहे हैं, B से C जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा BC फिर DB होगा। B से C तक गया तो क्या मिला मुझे, B से C तक गया तो I1 माइनस IG इंटू R2। फिर आगे गया मैं तो प्लस क्यू प्लस, मेरा डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन दोनों अपोजिट है तो इसलिए क्या हो जाएगा I2 प्लस IG इंटू कितना हो जाएगा R4। और आगे देखते हैं तो प्लस D से B तक जा रहा हो तो मेरा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए क्या हो गया IG इंटू कैपिटल G इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। इज इट क्लियर? तो ये मैंने देख लिया। तो यहां पर जो साइन आएगी फर्स्ट वाले में वो क्या आ जाएगी, माइनस की साइन आएगी। क्यों? मेरा डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम था तो इसको मैं उस तरफ भेज दूंगा जो माइनस वाला है, तो माइनस वाले को अगर मैं उस तरफ भेज दूंगा तो वहां जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इस तरफ बचा क्या, I2 प्लस IG इंटू क्या हो गया R4 प्लस क्या हो गया IG इंटू कैपिटल G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए I1 माइनस IG इंटू R2 हो जाएगा। ये कौन सी इक्वेशन होगी आपकी, थर्ड इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन होगी आपकी, थर्ड इक्वेशन होगी। बस, तो अभी आप इसको देख लीजिए, ये थर्ड इक्वेशन को। ये तीनों इक्वेशन हो गई आपकी। तो अब मैं आगे भी इसको प्रोसीड करता हूं। अब इस डायग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं है,
बस इतना समझ लो कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट बी और डी, ये कैसे पॉइंट है? इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है, यानी ऐसे पॉइंट जहां पर पोटेंशियल क्या होता है? जीरो होता है। समझ में आती नहीं? तो ऐसे पॉइंट जहां पर पोटेंशियल इक्वल होता है, ऐसे पॉइंट जहां पर पोटेंशियल इक्वल होता है उसको हम लोग इक्वी पोटेंशियल पॉइंट बोलते हैं। आप बताइए कि अगर बी पर भी पोटेंशियल सेम है, डी पर भी पोटेंशियल सेम है, तो क्या करंट फ्लो कर पाएगा? नहीं, क्योंकि करंट के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। इसलिए करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर यानी आईजी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आईजी क्या हो जाएगा? बोलो, जीरो। तो जब करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर जीरो हो जाएगा तो देखो अभी हम लोग क्या डिराइव करेंगे नेक्स्ट। तो देखो क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन हमारा। तो थर्ड इक्वेशन को मैं एक मतलब फिर से लिख देता हूं, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, तो इसलिए थर्ड इक्वेशन को मैं फिर से लिखूंगा। ये माइनस आई वन माइनस आई जी आर टू को उस तरफ लेकर जाऊंगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इधर क्या मिला आपको? आई टू प्लस वॉट? आई जी। तो आई टू प्लस आई जी इंटू आर फोर हो गया, प्लस क्या हो गया आपका? आई जी इंटू कैपिटल जी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? आई वन माइनस आई जी, आई वन माइनस आई जी इंटू क्या हो गया आपका? आर टू हो गया। तो यहाँ पे माइनस में उस तरफ जाकर किस में हो गया? प्लस में हो गया। ये जो इक्वेशन आपको मिली है, आपकी इक्वेशन नंबर कितना होगी बोलो? तो ये जो इक्वेशन मिली आपको, ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई, ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग लिखेंगे क्या मेंशन करके यहाँ पे? सिंस पॉइंट्स बी एंड डी आर इक्वी पोटेंशियल पॉइंट, आर इक्वी पोटेंशियल points, that's why Ig यानी current flowing through the galvanometer will be zero। तो current flowing through the galvanometer is zero, तो Ig is equal to zero, ये हम लोग अप्लाई करेंगे। तो on applying, तो इससे पहले अब हम लोग लिख लेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, तो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? बोलिए, यहाँ पर कितना हो गया? आई वन माइनस आई जी, और यहाँ पर क्या था सेकेंड इक्वेशन में? आई टू आर थ्री था। क्या था बोलिए? आई टू आर थ्री। और यहाँ पर क्या है आपके पास? बोलिए आई टू प्लस आई जी इंटू आर फोर प्लस आई जी इंटू जी इज इक्वल टू क्या हो गया? आई वन माइनस आई जी इंटू कितना हो गया? आर टू हो गया। समझ में आ रही? बत्ती नहीं आ रही है? तो अभी हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर अपने पास क्या है? आई वन आर वन है, यहाँ पर कितना हो गया बोलो? आई वन आर वन। क्लियर है? तो अभी हम लोग दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। तो कैसे इक्वेट कर सकते हैं? तो इक्वेट करने के लिए जरूरी है कि आप क्या करें? इस इक्वेशन को दोबारा सॉल्व करें, या आप पहले ये लिख दो कि ऑन अप्लाइंग वैल्यू ऑफ आई जी इज इक्वल टू जीरो इन सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशंस। तो सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन में जब आई जी इज इक्वल टू जीरो आप इंप्लीमेंट करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी? तो सेकेंड इक्वेशन विल बिकम, सेकेंड इक्वेशन विल बिकम क्या हो जाएगा? आई टू आर थ्री इज इक्वल टू क्या हो गया? आई वन आर वन। तो आई टू आर थ्री इज इक्वल टू क्या हो गया? आई वन आर वन प्लस आई जी इंटू जी था, तो आई जी इंटू जी, तो आई जी इंटू जी, आई जी की जगह पे क्या रखेंगे? जीरो। तो आई टू आर थ्री इज इक्वल टू आई वन आर वन प्लस इसकी जगह पे जीरो रख दिया तो पूरा जीरो हो गया। तो क्या मिला आपको? आई टू आर थ्री इज इक्वल टू क्या हो गया? बोलिए, आई वन आर वन। क्लियर है? यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको? अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं आई टू बाय आई वन इज इक्वल टू, तो आई टू बाय आई वन इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास? आर वन बाय आर थ्री हो गया। इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन ए बोलेंगे। और नेक्स्ट इक्वेशन आपकी हो जाएगी, इक्वेशन थर्ड विल बिकम, इक्वेशन थर्ड विल बिकम, तो थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी? तो इक्वेशन थर्ड को अगर मैं देखता हूं
तो थर्ड इक्वेशन में मैं जहाँ जहाँ पर भी आई जी है उसको 0 रखूँगा, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरी, I2 प्लस आई जी, पहले इक्वेशन को एक बार लिख देता हूँ मैं, इंटू R4 प्लस क्या हो गया आपका आई जी इंटू कैपिटल जी इज इक्वल टू I1 माइनस आई जी इंटू कितना हो गया आपका R2 हो गया। तो अभी I1 प्लस आई जी, तो I2 प्लस आई जी की जगह पे मैंने क्या रख दिया, 0 रख दिया, इंटू R4 प्लस ये पूरी टर्म 0 हो गई इज इक्वल टू I1 माइनस आई जी की जगह पे रख दूंगा मैं, तो I1 माइनस आई जी की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, 0 रख दूंगा। क्लियर है, R2 हो गया। तो अब मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास क्या हो गया, I2 R4 इज इक्वल टू क्या हो गया, I1 R4 हो गया। तो I2 R4 इज इक्वल टू क्या हो गया, I1 R4 हो गया। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? तो ये I2 R4 इज इक्वल टू क्या हो गया, I1 R4 हो गया। तो अब क्या करेंगे आप, आगे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको मैं रब करता हूं, इसको मैं रब करूंगा, तो इसको अगर मैंने रब कर दिया तो ये I2 R4 इज इक्वल टू क्या हो गया, I1 R4 हो गया। तो इस तरफ अगर मैं लिखता हूं तो क्या हो जाएगा बोलिए, I2 बाय I1 इज इक्वल टू, तो इधर क्या हो गया, ये आपका R3 होगा। क्लियर है, ये आपका R4 है तो ये R2 होगा, सॉरी क्या होगा आपका, ये R2, तो ये R2 होगा। क्लियर है, तो I2 बाय I1 इज इक्वल टू, तो I2 बाय I1 कर रहा हूं मैं, तो I2 बाय I1 करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, बोलिए, R2 बाय R4 मिल जाएगा। इस रिलेशन को मैंने क्या बोल दिया, इस रिलेशन को मैंने B बोल दिया। जब इस रिलेशन को मैं B बोल दूंगा तो क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशंस A एंड B, A और B की इक्वेशन से, तो A वाली इक्वेशन भी क्या है, I2 बाय I1 है, और B वाली इक्वेशन भी क्या है, I2 बाय I1 है। तो इस I2 बाय I1 के प्लेस पे क्या प्लेस कर दूंगा मैं, R2 बाय R4 प्लेस कर दूंगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगी, देयरफॉर R2 बाय R4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, R1 बाय R3 हो जाएगा। क्लियर है, तो R2 बाय R4 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, R1 बाय R3 हो गया। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो अगर आपको R1 R2 R3 मालूम है तो R4 मालूम कर सकते हो, कोई भी 3 रेजिस्टेंस मालूम है, छोटा रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हो। यही इसका काम था, यही इसका फॉर्मूला हो गया। और क्या लिख सकते हो, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो R3 बाय R4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 बाय R2, ये भी वैलिड है। क्लियर है, इज इट क्लियर? अब इसके ऊपर दो प्रिंसिपल है, आपको इसके एप्लीकेशन से उसके बेस पे क्या करना है, आपको काम करना है। जहां पर सबसे फर्स्ट मीटर ब्रिज आता है जो इसके एप्लीकेशन पे काम करता है। क्लियर कि फिर आगे आ जाता है पोटेंशियोमीटर वगैरह आ जाता है, वो हम लोग देखेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तो ये आपका फाइनल डेरिवेशन हो गया और फाइनल इक्वेशन हो गई। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।